राजनीति में लगातार खलबली मची हुई है। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम का क्या होगा। दोनों डिप्टी सीएम जो है वो अपने पद पर बने रहेंगे या कोई बड़ा बदलाव हो जाएगा। और आज की तारीख में आज तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तीनों दिल्ली में हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि चारों नेता अगर दिल्ली में हैं तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया जाए उत्तर प्रदेश को लेकर। लेकिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली में नीति आयोग की जो बैठक होने जा रही है उसमें हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी उसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि पिछले अगर 1-1.5 महीने का पूरा इतिहास खंगाल कर देखा जाए, घटनाक्रम खंगाला जाए, तो ऐसा लगता है जैसे कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में 36 का आंकड़ा है। ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ के बीच भी अनबन चल रही है। यानी कि यूपी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बैठकों का दौर हो रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि मंडल जो है उनके साथ बैठक कर रहे हैं। खंगालने की कोशिश हो रही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की हार की वजह क्या हो सकती है। ये सब कुछ हो रहा है और फिर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जो बैठकें कर रहे हैं उसमें उनके दोनों डिप्टी क्यों नहीं मौजूद हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ ने बैठक के लिए बुलाया था या नहीं बुलाया था? अगर बुलाया था और लखनऊ में मौजूद थे केशव प्रसाद मौर्य तो क्यों नहीं गए? ब्रजेश पाठक क्यों नहीं जा रहे हैं उन बैठकों में? ये तमाम तरह के ऐसे घटनाक्रम है जिनको लेकर विपक्षी पार्टियां, खासतौर से समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया खोलकर देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, अखिलेश यादव तो बीजेपी में जो कुछ हो रहा है उस पर बहुत पैनी नजर लगाकर बैठे हैं। एक एक घटनाक्रम पर वो ट्वीट कर रहे हैं और उनके निशाने पर केशव प्रसाद मौर्य ही है। यानी कि दिखाने की कोशिश हो रही है कि अंदर खाने बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ है योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के बीच। कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर ये दिखाया क्यों जा रहा है? क्योंकि ये राजनीति है, इसमें जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो किसी को नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीदों के हिसाब से ठीक नहीं रहा है। इसको लेकर पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति है। लेकिन किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता इस हार के लिए। ये मैसेज बीजेपी आला कमान ने दे दिया है। वरना आप खुद याद कीजिए कि जब लोकसभा चुनाव के 2 चरण हो चुके थे और उसके बीच में जेपी नड्डा का ये स्टेटमेंट सामने आ गया था कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, अब बीजेपी अपने बलबूते पर चुनाव जीत सकती है। जब इस तरह का स्टेटमेंट आ गया था उसके बाद यह कहा जाता है कि संघ के बहुत सारे पन्ना प्रमुख जो कि चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाते थे उन्होंने किनारा कर लिया और इस वजह से बीजेपी लगभग कम से कम 40 सीटें हार गई और बीजेपी 2072 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। ऐसे में माना जा रहा था कि संघ और बीजेपी के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद है। कहीं ना कहीं मोहन भागवत पीएम मोदी से, अमित शाह से नाराज है और ये भी खबरें आने लगी थी कि संघ के दबाव में हो सकता है कि जेपी नड्डा को अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़े। लेकिन ऐसा कहां हुआ? जेपी नड्डा को तो कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया और अभी भी वो बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान है। तो यानी कि एक तरह से बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने यह संकेत दे दिया कि जो कुछ भी चुनाव में हुआ बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ सीटों का, लेकिन उसका ठीकरा किसी एक के सिर नहीं फोड़ा जाएगा, सामूहिक तौर पर उसकी जिम्मेदारी ली जाएगी। वरना आप खुद सोचिए कि जिस तरह से बीजेपी के अंदर भी ये सवाल उठ रहे थे कि जेपी नड्डा की इस स्टेटमेंट का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है और इसीलिए कहां तो बीजेपी 400 पार का आंकड़ा देख रही थी और कहां पर 272 तक भी नहीं पहुंच पाई। वो बीजेपी जो 2019 में 303 सीटें जीतकर अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत लेकर आई थी, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी 241 के आंकड़े पर सिमट गई?
तब ये लग रहा था कि शायद चुनाव के तुरंत बाद जेपी नड्डा को कुर्सी खाली करनी पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सब लोग सोच रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। और अभी भी जेपी नड्डा की कुर्सी को कहीं कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है निकट भविष्य में उनको अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़नी पड़े, क्योंकि अब वो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। लेकिन आनन फानन में बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और याद कीजिए, भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, वो भी तो इस्तीफा लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए गए थे। पीएम मोदी से भी मिले, 1 घंटे की मुलाकात हुई और उस दौरान यही कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन उन्हें भी रोका गया है कि अभी वो 2 महीने तक इस्तीफा ना दें। साथ ही साथ राजस्थान में भी ऐसा हुआ। तो बीजेपी ने अपने जिन जिन राज्यों में सीटें गंवाई, चाहे वो महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो या हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, वहां के किसी भी नेता के सिर पर सीटें हारने का ठीकरा नहीं फोड़ा है, किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। तो ऐसे में अगर सबको ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की वजह से यूपी में बीजेपी ने इतनी सीटें हारी और 37 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीत ली, इसके लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने ना योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया है, ना ही भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदार ठहराया है, और ना ही दोनों डिप्टी सीएम जो है उनके सिर पर कोई ठीकरा फोड़ा है। और अगर ये खबरें आ रही हैं कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब ठीक नहीं है, हो सकता है कि योगी को उनके पद से हटा दिया जाए, ये सारी खबरें मीडिया में क्रिएट की गई हैं, फैलाई गई हैं। और ऐसी खबरें कौन फैलाएगा? किनको ऐसी खबरें फैलाने से फायदा होगा? जाहिर सी बात है, विपक्षी पार्टियां, इंडी ब्लॉक, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव, अगर वो इस तरह की खबरें फैलाएंगे तभी तो अपने पक्ष में माहौल बनाएंगे, क्योंकि 10 सीटों पर बहुत जल्द उपचुनाव होने वाले हैं और उन 10 सीटों में से 5 समाजवादी पार्टी के पास हैं। और योगी आदित्यनाथ ने तो बाकायदा ये ऐलान किया है कि 10 में से कम 9 सीटें वो जीतेंगे। तो ऐसे में बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। पता नहीं है कि योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य उनके खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं, इसीलिए बैठकों में नहीं जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ मीडिया की तरफ से क्रिएट की गई हैं। वो जो इकोसिस्टम मोदी के विरोध में, बीजेपी के विरोध में काम करता है, योगी के खिलाफ काम करता है, ये सब कुछ उनके दिमाग की उपज है, जबकि धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप खुद सोचिए, अभी तक ऐसे बहुत सारे वीडियो, ऐसे बहुत सारे ट्वीट, ऐसी बहुत सारी रिकॉर्डिंग सामने आ चुकी होती जहां पर केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को लेकर कुछ कह रहे होते, ब्रजेश पाठक का कोई स्टेटमेंट होता या उनके कुछ विधायकों का स्टेटमेंट होता, लेकिन ऐसा तो कहीं कुछ नहीं आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कुछ नहीं कहा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, सिर्फ ये कहा कि हां, संगठन बड़ा होता है सत्ता से, राजनीति से बड़ा संगठन होता है। और वो संगठन से आए हैं। पहले भी 2017 में वो बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था, तो वो संगठन की बात कर रहे हैं। और बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। सबको पता है कि संगठन सबके लिए सर्वोपरि है, सत्ता से बढ़कर है संगठन, किसी सरकार से बढ़कर है संगठन, सब संगठन से जुड़े हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट देकर केशव प्रसाद मौर्य ने कोई अलग बात नहीं कही थी, लेकिन उस बात को किस तरह से मीडिया में पेश किया गया, सोशल मीडिया में पेश किया गया, वो देखने और समझने वाली बात है। उसी के आधार पर ये ख्याली पुलाव पकाया गया कि केशव प्रसाद मौर्य ने तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। ब्यूरोक्रेसी को लेकर बातें फैलाई गई। ये कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार पर ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, और एक तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया, जबकि योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने सीधे सीधे एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। वरना इतने दिन से अगर पार्टी के अंदर घमासान मचा होता तो हालात बद से बदतर होते जाते। वो बात अलग है कि सभी नेता दिल्ली का दौरा करते रहे। केशव प्रसाद मौर्य करीब करीब नतीजे आने के 1 महीने तक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। ब्रजेश पाठक भी दिल्ली आ रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो लखनऊ में बैठे हुए थे, वो तो अपना पूरा कामकाज कर रहे थे। और
अगर केशव प्रसाद मौर्य, जैसा कि मीडिया में ये फैलाया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ नेताओं का आशीर्वाद मिला हुआ है, उनके कहने पर वो इस तरह का रायता फैला रहे हैं, इस तरह से पेश आ रहे हैं, उनके पीछे बहुत बड़े बड़े नेता हैं, ये सारी बातें मीडिया में आ रही हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो अब तक तो डिसीजन हो जाना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ को अगर हटाना ही था केंद्रीय नेतृत्व को, तो अब तक तो उनको पद से हटा दिया जाना चाहिए था। और मजेदार बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद उनकी कुर्सी से हटा दिया जाएगा, ये बात सबसे पहले किसने कही थी? ये बात सबसे पहले लखनऊ में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कही थी। वो भी तब जब अखिलेश यादव के साथ और संजय सिंह के साथ वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये बात कही थी। और यही बात कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने गांठ बांध ली। हालांकि इस मामले में बीजेपी नेतृत्व की तरफ से या बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से 3 या 4 दिन बाद खंडन आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं जाने वाले। बल्कि पीएम मोदी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि वो भी एक सांसद है उत्तर प्रदेश के और योगी आदित्यनाथ उनके भी सीएम है, और 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। इतनी सारी बातें कही गई, उसके बाद भी लोगों के मन में शक रहा कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। और ये शक किसके मन में रहा? अखिलेश यादव के। और उनका ही पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो इस वक्त ये साबित करने में लगा हुआ है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ऐसे में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। ये सब कुछ इंडी ब्लॉक का इकोसिस्टम इस तरह की खबरें फैलाता आ रहा है। लेकिन यहां समझने वाली बात एक और है कि बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए या पीएम मोदी की बात की जाए, तो पीएम मोदी 2027 में 75 साल के हो जाएंगे। उसके बाद वो पीएम के तौर पर कंटिन्यू करते हैं अपने टेन्योर को या नहीं करते हैं, ये फैसला उन्हें खुद लेना है। लेकिन अगर बीजेपी का इतिहास देखा जाए तो लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी क्योंकि वो 75 साल से ज्यादा की उनकी उम्र थी। तो अगर ये 75 साल वाला फॉर्मूला उन पर लागू हुआ था तो उस तरीके से ये फॉर्मूला पीएम मोदी पर भी लागू हो सकता है। और ऐसे में अगर केंद्र में उनकी जगह पर किसी और को, किसी मजबूत चेहरे को लाना होगा, तो वो चेहरा अगर आप ध्यान से देखें तो योगी का है। अभी जिस तरह की अफवाहें चल रही थी योगी आदित्यनाथ को लेकर कि बीजेपी उनको यूपी में सीएम की कुर्सी से हटा सकती है, तो उस दौरान आप देखिए कितने मजबूत तरीके से हर तरफ से ये आवाज आई कि वो योगी आदित्यनाथ को पीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। तो क्या ये माना जाए कि इस तरह की अफवाहें फैलाकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने खुद ये आंकलन करवाना चाहा, लोगों की राय जाननी चाहिए कि वो योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि जैसे जैसे अफवाहों का बाजार गर्म हुआ कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, वैसे वैसे उनको जो चाहने वाले हैं वो एकजुट हुए और सबने एक सुर में कहा कि वो योगी आदित्यनाथ को नेक्स्ट पीएम के तौर पर देखते हैं। देश को योगी आदित्यनाथ जैसा पीएम चाहिए। लोगों ने यहां तक कहा कि पीएम मोदी के बाद वो योगी आदित्यनाथ को ही देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो क्या पता ये सब कुछ बीजेपी ने इसलिए क्रिएट किया हो ताकि लोगों के मूड को भांपा जा सके। और यह भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में, आज या कल नहीं, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद योगी आदित्यनाथ को केंद्र में लाया जाए। क्योंकि अगर उनको 2029 में यह मानकर चला जाए कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में लाने की कोशिश करेगी बीजेपी, तो उसके लिए होमवर्क और तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। और इस वक्त जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति है, तो ऐसे में बीजेपी को, पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी हो सकता है अमित शाह को फिर से दे दी जाए। और अगर अमित शाह पार्टी को संभालते हैं तो उनकी जगह जब खाली होगी तो वहां पर किसे बैठाया जाएगा? ऐसे में हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री भी बनाया जा सकता है। क्योंकि बीजेपी को 2029 को ध्यान में रखकर बड़े फैसले लेने ही पड़ेंगे।
वो बात अलग है कि एक तरफ ये भी कहा जाता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में योगी की अगुवाई में लड़ा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि 2029 के लोकसभा चुनाव वो पीएम मोदी की अगुवाई में लड़ेंगे। लेकिन धरातल में कितना संभव होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और आगे की राजनीति को देखकर बड़े बड़े फैसले बीजेपी को लेने पड़ेंगे। संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है और ये काम पहले अमित शाह ने किया है। जेपी नड्डा के बारे में ये सवाल भी उठता है कि उनके अध्यक्ष रहते हुए तो बीजेपी हिमाचल प्रदेश जो उनका गृह राज्य है वहां पर भी चुनाव नहीं जीत पाई। तो उनको लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं और ये सवाल भी बीजेपी के अंदर से कम लेकिन बीजेपी से बाहर यानी कि इंडी ब्लॉक की पार्टियों की तरफ से उठाया जाता है। लेकिन आंकलन तो बीजेपी को करना पड़ेगा। अगर बीजेपी 2047 तक का रोड मैप देखकर चलती है देश के लिए कि विकसित देश बनेगा 2047 तक, तो बीजेपी को अपने अंदर भी बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने की जरूरत है। और इसीलिए ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को तैयार किया जा रहा है कि वो एक बड़ी पारी केंद्र में खेलेंगे। और अगर देश की जनता योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है तो उसके लिए भी तैयारी बीजेपी को अभी से करनी पड़ेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ वर्सेस ब्रिजेश पाठक, ये जो तिकड़ी के अंदर घमासान मचा हुआ है वर्चस्व की लड़ाई को लेकर, ये जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया था, ये हो सकता है कि बीजेपी ने जानबूझकर क्रिएट किया। हो सकता है बीजेपी संगठन के अंदर जो है पदाधिकारी वो ये देखना चाहते थे कि देश की जनता का मूड योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या है। और फिर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में ये साबित किया है कि किस तरह से वो राज्य जहां पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, माफिया का राज था, गुंडागर्दी थी, उस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, कैसे उसकी लगाम कसी जा सकती है, ये करके योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया है। और अब ऐसे में किसी और को वो जिम्मेदारी देकर उनको बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी जा सकती है। हो सकता है उसकी तैयारी की जा रही हो। और इसीलिए ये जितने भी प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, जितना भी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसका लबोलबाब ये है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता तो अब तक बड़े पैमाने पर बदलाव उत्तर प्रदेश में हो चुका होता। लेकिन अगर बदलाव नहीं हो रहा है और केंद्रीय नेतृत्व भी इन सारे घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए हैं, तो उसके कई और मायने भी हो सकते हैं, उसके कई और पहलू भी हो सकते हैं। ये राजनीति है, मैं फिर कहूंगी, इसमें जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी और को लाया जाए या योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दिए बिना उत्तर प्रदेश में सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाया जाता है तो मानकर चलिए कि केंद्र में उनके लिए कोई बड़ी भूमिका तलाशी जाएगी और शायद अंदर खाने उसी दिशा में काम हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।